क्वेश्चन क्या कह रहा हूं, ये वेस्टर्न घाट है, इस नदी को ना था यहां से निकल के इधर ही गिर जाए, इधर से निकल के इधर वाली तभी पीछे बताई थी मैंने, कृष्णा गोदावरी। भाई सिंपल, ये वाली देखो, इस वाले में यहां से देखो, तो ये तुम्हारा वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट से यहां से इधर जा रही है, लिखा हुआ है गोदावरी, आगे मिलेगा गोदावरी, ये है कृष्णा, नीचे क्या लिखा, कावेरी, यानी इधर से इधर निकल करके सब जा रही है, समझ में आ गया। लेकिन मैं पूछ रहा हूं इधर से निकल के इधर भी तो जा सकते हैं अरब सागर में। हाँ, इनमें कि कोई भी नाम, नर्मदा इधर से नहीं निकलती, नर्मदा देखो ऊपर है, दिख रही है नर्मदा, मैंने बताई थी आपको, विंध्यन और उससे सतपुड़ा के बीच में निकलती है, वो भी मिलेगी, अभी सब दिखेगी। बट यहाँ पे अभी आपको नाम नहीं पता, क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं पड़ी कभी, नाम से आज तक कभी क्वेश्चन उठाया भैया, ठीक है। तो हमें उससे मतलब नहीं, हमें समझना होता है, वन बाई वन करके रिवर एक एक करके बताऊंगा, ठीक है। तो पहला ये हो गया अरेबियन, ये समझ में आ गया, ठीक। चलो नेक्स्ट आओ, पहली हेडिंग डालो हिमालयन ड्रेनेज, हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम, हिमालय रिवर। एक चीज ध्यान रखिएगा, हिमालय ड्रेनेज सिस्टम, ये देखो आप सामने एक इमेज देख रहे हो, इस इमेज में आपको बहुत नोटिस करना, फिर मैं लिखवाऊंगा, इस नोटिस में चेक करो, एक ब्लू कलर ऊपर आपको कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, एक ब्लू नीचे कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, ऊपर वाला मतलब इंडस का सिस्टम है, दिख रहा है पूरा, नोटिस आ रहा है पढ़ने में, इंडस है, उसके नीचे झेलम, फिर चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, मिल गई। उसी के नीचे उत्तराखंड में पहुंचेंगे तो गंगा दिख रही है आपको, गंगा, यमुना, इधर साइड से चंबल, सरस्वती दिख रही है आपको, नीचे साइड से चेक करेंगे तो उधर देखिए गंडक, कोसी मिल गई, उधर ब्रह्मपुत्र सिस्टम, ठीक। तो ये पूरा हिस्सा क्या कहलाता है, हिमालयन ड्रेनेज कहलाता है। इसमें तीन मेजर रिवर होंगी जो कवर करनी होंगी, पहला इंडस होगा, दूसरा गंगा होगा, तीसरा ब्रह्मपुत्र, क्लियर हो गया। तो ये तीनों तो ऊपर पड़ी है, द हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम इनकम्पासेस द मेजर रिवर सिस्टम ऑफ द इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, तो तीन नदियां कवर होंगी, ऑल ओरिजिनेटिंग इन द हिमालय, हिमालय से निकलती हैं, एंड फ्लोइंग अक्रॉस नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया कवर करेंगी, खास करके दो इन तीन देशों को भी कवर करती हैं, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, तीनों लेपान की लोकेशन दिख रही है आपको, कहां पे कवर हो रही है कि नहीं हो रही है। These rivers and their numerous tributary play a vital role in the region's hydrology, ecology and agriculture, सही बात है। ये जो नदियां होंगी, ये नदियों का तीन चीजों में बहुत मेजर रोल होगा, हाइड्रोलॉजी जल विज्ञान पानी से रिलेटेड, दूसरा इकोलॉजी इन्वायरमेंट, एंड थर्ड वन इज एग्रीकल्चर, तीनों में मेजर रोल होगा कि नहीं। तो यही जब आंसर लिखे जाते हैं ना, तो ऐसे लिखे जाते हैं, ठीक है। खैर वो इंपॉर्टेंट है, देखिए, इट इंक्लूड थ्री मेजर रिवर्स, तीन मुख्य नदियों को कवर करती है। नंबर एक इंडस रिवर सिस्टम, स्पीड में आइए, सिंधु नदी तंत्र, दूसरा गंगा नदी तंत्र, गंगा रिवर सिस्टम, एंड थर्ड इज ब्रह्मपुत्र, ठीक है। चलो अच्छा, एक चीज मैंने आपको उस दिन भी चीज बताई थी, जहां पे आज आप लिख रहा है, आपको दिख रहा है चंबल, यमुना, गंगा दिख रही है। पहले मैंने उस दिन भी वर्ड यूज किया था जब हिमालय पढ़ा रहा था, मैंने आपको बोला था कि इंडो शिवालिक रिवर यहीं गिरती है, नहीं तो मैं आपको कुछ शायद मैंने बनाया होगा, क्योंकि वो पहले क्वेश्चन बनते थे। ये तो डेल्टा हो गया, ठीक, नीड नहीं है। देखिए लिखो कैरेक्टर्स, हिमालयन रिवर सिस्टम के कैरेक्टर, लक्षण क्या क्या होते हैं। नंबर एक, अच्छा हिमालय नया है कि पठार नया है, तो हिमालय नया है, तो अगर हिमालय नया होगा तो सीधी बात है जो नदियां होंगी, भाई पठार, पठार क्या होते हैं, प्लेट्यू, जो पहाड़ थे जो कट गए हैं, सीधी बात, पहले तो ऐसे होगा जो कट कट करके ऐसे हो गया, सपाट हो गया कि नहीं हो गया, तो इसका मतलब पुराना एरिया होगा। भाई सिंपल है यार, घर में आपके एक जवान आदमी है जो स्ट्रेट है, एक बुजुर्ग थोड़े से झुक गए हैं, तो झुक गए मतलब उनके कंधे पे इतना बोझ आ गया कि नहीं आ गया, बेचारे झुक गए, प्रैक्टिकल बात है यार। तो सिंपल है, जो पठार था वो भी एक जगह सही था, लेकिन वहां पे हवा पानी ने उसको काट रखा, तो पुराना एरिया होगा ना। तो हिमालय और पठार में पुराना क्या हुआ, पठार, तो नया क्या हुआ, हिमालय। तो जब हिमालय नया है तो इससे निकलने वाली नदियां भी नई होंगी, तो हिमालय से निकलने वाली जब नदियां नहीं होंगी, तो जो रिवर के कैरेक्टर मैंने उधर आपको नए वाले कैरेक्टर बताएंगे, न्यू रिवर के, वही सारे इसमें मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। याद आ रहा लेक्चर, रिवर स्ट्रक्चर मेड बाय रिवर्स, वाटर स्ट्रक्चर याद है, जहां पे ओशन विंड के स्ट्रक्चर बताए थे, उसी स्ट्रक्चर का ये होता है, ठीक है। तो नदियां कौन कौन सी चीजों को बनाती हैं, नंबर एक लिखिए, पहला है गॉर्ज, इसी में कैरेक्टर में, दे मेक, ये बनाती हैं गॉर्जेस, महाखड्ड, दूसरा वी शेप वैली, वी शेप की घाटी, थर्ड वाटरफॉल, जलप्रपात, नेक्स्ट
ऑक्सबो लेक, गोखुर झील, कुछ याद आ रहा है? मेंडर बना के कट रहा था। ऑक्सबो लेक, फ्लडेड प्लेन, बाढ़ का मैदान, और जब ये लास्ट में पहुंचती हैं समुद्र के पास तो बनाती हैं डेल्टा। देखो डेल्टा, डेल्टा जानते होंगे, आगे पढ़ाते हैं डेल्टा क्या होता है। ठीक हो गई बात। तो ये हिस्सा क्या कहलाता है? ये कैरेक्टर हो गए आपके किसके? हिमालयन रिवर में जनरली आपको ये जो यंग रिवर होती हैं उनके स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, चलो डेल्टा जानते हैं आप लोग क्या होता है? डेल्टा पे क्वेश्चन बने हुए हैं। क्या होता है डेल्टा? जब कोई रिवर समुद्र में मिलती है तो दो चीजें होती हैं, या तो वो एक स्ट्रक्चर बनाती हैं या वो सीधे समुद्र में मिल जाती हैं। जब वो सीधे समुद्र में मिल जाती हैं तो उसको एस्चुरी बोलते हैं, और जब वो स्ट्रक्चर बनाती हैं तो डेल्टा कहते हैं। ठीक बात है। चलो ये जो सामने आप इमेज देख रहे हो ये डेल्टा है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में नोटिस कीजिए आपको टाइप के डेल्टा मिल रहे होंगे। इसमें पहला तो सिंपल है, वो छोड़ दीजिए। इधर सिंपल के बगल में लिखा हुआ है कस्पेट डेल्टा, उसके नीचे मिल रहा होगा एरकुएट डेल्टा, इधर मिल रहा होगा बर्ड फूट। सिंपल है। चलो मैं एरकुएट में समझाता हूं। एरकुएट में देखो मेजर रिवर पीछे से आ रही है और वो रिवर इधर आकर के कई सारी ब्रांचेस में बट गई कि नहीं बट गई, और कई सारी ब्रांचेस में बटने के बाद वो हिस्सा समुद्र में उनकी रिवर्स की ब्रांचेस है वो जाके मिल रही हैं। ठीक है, तो सिंपल बात है, जो मेन तुम्हारी ब्रांच जब पहुंच के आगे की तरफ आती है और कई सारी ब्रांचेस में बटी थी, एक ट्राइंगल स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको? अगर आप पीछे से देखेंगे तो लगभग ट्राइंगल बना हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? डेल्टा। अब यहाँ पे क्वेश्चन है पहला कि ये आपकी जो रिवर है ये बट क्यों गई? क्वेश्चन समझ में आ गया भाई? जब पीछे से इनकी मेन ब्रांच जो थी, ध्यान से देखो, इनकी जो मेन ब्रांच है, ये जो मेन ब्रांच है, जब ये सीधे सीधे आ रही थी तो कई सारी ब्रांचेस में क्यों बट गई? सोचने वाली बात है भाई। या तो क्यों बढ़ गया? क्योंकि सीधे आते सीधे, जब ये वाली सीधे आके सीधे मिल जाए तो वो एस्चुरी कहलाता है। नर्मदा और ताप्ती दो रिवर है भारत की जो केवल एस्चुरी बनाती है। भाई साहब प्रीलिम्स का तगड़ा क्वेश्चन, वो मैं बताऊंगा आगे एस्चुरी में। मतलब भयानक क्वेश्चन मान के चले, यूपीएससी श्योर शॉट पूछता है कि कौन सी रिवर है जो एस्चुरी बनाती है। सिंपल, बाकी जितनी भी इंडिया की नदियां हैं वो सब क्या बना रही है? तुम्हारी डेल्टा बनाती है। ठीक है, मेजर आपने सुना होगा सुंदरबन का डेल्टा, कृष्णा गोदा, केजी बेसिन, कृष्णा गोदावरी, सब डेल्टा बनाती हैं। तो डेल्टा जितना बनता है उनका कोई ना कोई स्ट्रक्चर होता है। कौन सा स्ट्रक्चर होता है? सामने आपके मेजर स्ट्रक्चर है, वो अभी एग्जांपल में दे दूंगा, बट यहां समझ में आया। क्वेश्चन है ये जो तुम्हारी मेन रिवर है ये कई सारे पार्ट में बटी, तो लॉजिक उसके पीछे दो कारण आप देंगे। पहला रीजन देंगे, नंबर एक, लेस स्लोप। भाई नदी अगर ऐसे उतर रही है और स्लोप ज्यादा होगा तो उतर जाएगी, बट अगर स्लोप ऐसा हो गया तो चांसेस कम है सीधे सीधे जाने के। दूसरी चीज होता है हैवी वेट। भाई नदी पहाड़ से उतर करके, सॉरी हाँ, पहाड़ से उतर करके कहाँ सी तक पहुंच रही है, तो अपने साथ बहुत ज्यादा कंटेंट इकट्ठा कर लिया होगा। तो वो कंटेंट तभी पॉसिबल है नीचे जा पाना जब स्लोप मिलेगा। भाई कितना भी भारी पत्थर है, अगर स्लोप है तो आप उस पर लुढ़का लुढ़क जाएगा। लेकिन आप मेन रोड पे अभी 10 किलो की ईंट उठा के खिसका के दिखाओ, अगर आप प्रेशर दम से नहीं लगाओगे तो आपसे खिसकेगी कि नहीं? 10 ज्यादा नहीं, बड़ी नॉर्मल पत्थर, अगर इतना बड़ा पत्थर भी है सड़क पर पड़ा है तो तुमको प्रेशर देना पड़ेगा। लेकिन अगर स्लोप पर आप इतना बड़ा पत्थर भी रख दो तो अपने आप चला जाएगा कि नहीं? तो डिफरेंस समझ में आ रहा? तो पहली चीज है इस एरिया में स्लोप नहीं है। दूसरी चीज क्या होता है, इस नदी का वेट बहुत ज्यादा है पानी का। क्यों? पानी का तो पानी उतना ही है, लेकिन पानी के अंदर का जो डिपोजिशन है वो बहुत हो रखा है, नहीं मिट्टी ये सब चीजें मिल गई। तो इन दोनों चीजों के कारण जो नदी होती है वो यहां तक तो आती है, लेकिन यहां से लेकर के और यहां तक का जो स्लोप है वो नहीं मिल पाता है। तो सीधी बात है, ये जो रिवर की ब्रांचेस हैं ये वो एरिया है जहां पर स्लोप है। कुछ कुछ आ रही समझ में? तो जो स्लोप वाले एरिया होते हैं, ध्यान से नोटिस करो, ये जो स्लोप वाला एरिया आपको दिख रहा है, ये स्लोप वाले एरिया में यहां पे, यानी ये वाला जो बीच में येलो वाला एरिया दिख रहा है, ये एरिया, ये जो ब्लू वाला एरिया इसकी तुलना में ऊपर होगा। सही बात है कि आप लोगों ने कभी उससे ट्रेन वेन से गए होंगे तो जब रिवर आपको सूखी हुई दिखती है, देखियो नदियों की कई सारी ब्रांचेस आपको नदी में ही मिल जाता है, तो वो रेत के टीले टाइप के, तो जब रेत के टीले ऊपर होते हैं तो नदी उसको क्रॉस नहीं कर पाती, उसके किनारे से निकल जाती है। समझ रहे हो? तो सिंपल है, ये सारे एरिया जो है, ये एरिया इस ब्लू वाले एरिया की तुलना में ऊपर है, तो जब ऊपर होंगे तो उसको क्रॉस नहीं कर पाएगी, इसीलिए। समझ में आया? तो ये रीजन होता है। तो जहां जहां पे इसको स्लोप मिलेगा वहां वहां पे इसकी ब्रांचेस बढ़ जाती है। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर तुम्हारा क्या कहलाता है? डेल्टा कहलाता है। क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक, तो लिखिए, हेडिंग डालिए डेल्टा, इंपॉर्टेंट जो पढ़ना है। डेल्टा, पहली चीज है डेल्टा में लिखे, इट इज अ ट्राइंगल शेप स्ट्रक्चर, त्रिभुज के आकार का स्ट्रक्चर है। और सीधा त्रिभुज बनाना
ट्राइंगल सीधा समझते हो, ऐसे वाला स्ट्रक्चर तुम्हारा, जो ये ऊपर वाला हिस्सा ऊपर होगा, बेस जो होगा वो नीचे ही बनाना। कुछ लोग उल्टा बनाते, ऊपर बेस बना के नीचे कर देते, वो नहीं करना, नीचे बेस बना के ऊपर की तरफ ट्राइंगल बनाओ। अब समझ रहे हो यार, ऐसे ये भाई तुम्हारा स्ट्रक्चर ये ऐसे ऐसे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो ऐसा वाला ट्राइंगल बनाना है, पूछा हुआ एग्जाम में, आईएएस में, प्रीलिम्स में, समझ गए? नहीं समझे कुछ लोग अभी? दो यार, ये जो तुमको ट्राइंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, इसका कोन ऊपर है, बेस नीचे है, यही वाला ट्राइंगल बनाओ। मतलब ऐसे देखो, यहां से ऐसे करो, ऐसे बेस ऐसे बन गया ये स्ट्रक्चर। क्योंकि जो आप लोग दूसरा एक और बनेगा जिसमें बेस ऊपर रख लो, देखो एक ट्राइंगल ये भी तो बेस ऊपर रख के नीचे मिला दो, ये भी तो हुआ, इसको रिवर्स ट्राइंगल बोलते हैं, वो नहीं बनता। डेल्टा हमेशा सीधा ट्राइंगल का होता है, पहली चीज क्लियर। दूसरी चीज लिखो, वाई इट इज डिवाइडेड इनटू ब्रांचेस, ये शाखाओं में क्यों बटी है? वाई इट इज डिवाइडेड इनटू ब्रांचेस, ये शाखाओं में क्यों बटती है? तो जो सबसे पहला रीजन मैंने बताया, लीस्ट स्लोप, अत्यधिक कम ढाल, अत्यधिक कम ढाल। दूसरा क्या बोला था? हैवी वेट, उच्च भार, वेट का ज्यादा होना और स्लोप का कम होना, ये दोनों चीजें जब एक साथ मिलती हैं तो पॉसिबल। अब यहाँ पे देखो एक इमेज आपको लेगून की भी दिख रही होगी, लेगून आप समझ गए होंगे, सिंपल है ये। एक चीज ध्यान रखना, लेगून हमेशा इधर नहीं, लेगून हमेशा तुमको कहाँ मिलेगी? यहाँ, क्योंकि खारी झील होती है, सिंपल है। इस लेगून में ये जो समुद्र का पानी है, ये समुद्र का पानी, ये जो लेगून आप देख रहे हो, इस लेगून में इंटरलिंक है, नीचे नीचे अंदर अंदर जाकर के इसमें समुद्र का पानी भर रहा है, और ये ऐसी है कि ये ना पानी जाके आ रहा है, इसीलिए हमेशा भरी हुई रहती है। अगर जाकर के भर जाए, खाली हो जाए तो सूख जाएगी, लेकिन ये हमेशा भरी होती है। इसका मतलब इसके नीचे और समुद्र के नीचे हिस्सा आपस में कनेक्ट है, तो वो नीचे नीचे पानी उसमें रिफिल हो रहा है, ऐसे आप समझ जाओ, मैं इनको कह सकता हूं। ठीक हो गया लेगून का। चलो टाइप में लिखो, टाइप ऑफ डेल्टा। टाइप ऑफ डेल्टा, डेल्टा कितने तरह के होते हैं? तो डेल्टा के तरह में पहला लिखो, एरकुएट डेल्टा सामने है, एरकुएट डेल्टा को बोलते हैं चापाकार डेल्टा, पहला वाला, ये वाला अभी जो समझा रहा था लेगून वाला, ARCUAT, एरकुएट डेल्टा, चापाकार डेल्टा। जनरली लिखो, इट इज लुक लाइक आर्क और बो। आर्क का मतलब होता है चाप, आर्क याद है उसमें ज्योमेट्री में वो क्या है लेके घूमते लगा दे, याद है? प्रकार, पता नहीं इंग्लिश में क्या बोलता भैया, कंपास, वही कंपास होता है। अच्छा, हम तो कंपास बॉक्स बोलते थे, उसके अंदर सारा माल मीटर रखा था, याद है? वो चांद भी आता, चांदा, चांदा बोलते थे उसको, क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टर, प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर, हम तो चांदा बोलते थे भाई, याद आ रहा है? ऐसे करके घूम आता था। अच्छा, प्रकार होता था, उसमें पेंसिल लगाते वो पूरा, अरे वाह, बदल गई काफी चीजें। स्केल उसकेल भी तब, अब तो नहीं आती थी, पहले पटरी आती थी, अब आजकल वो थोड़ा स्केल हो गई है। लकड़ी की आती थी पटरी, टीचर साहब थे बड़ा मारते थे, तोड़ देते थे पटरी मारते मारते, तो फिर इसीलिए प्लास्टिक की पटरी ने जन्म लिया। पहले प्लास्टिक की आती थी, तुरंत टूट जाती थी, तो फिर लकड़ी वाली आई, याद है, ब्राउन कलर की, अब लोहे की आ गई है भाई साहब, पतली सी नहीं आती है, बहुत खतरनाक है यार वो बड़ा। तो हमारे टीचर लोगों के पास तो खुद की ही पटरी देनी पड़ती है, खुद मार खाने के लिए। भाई साहब विद्या मंदिर के अलग रूल हैं, अगर तुम होमवर्क करके नहीं आओगे तो तुम अपना ही सामान लाओगे पीटने के लिए, और अगर वो टूट गया मारते मारते तो और मार खाओगे। आप समझ रहे हैं किस व्यवस्था के साथ हमने पढ़ाई की है? तो हमारे तो प्रिंसिपल सर बहुत ही शरीफ ही आदमी कहूंगा मैं, वो खुद मारते ही नहीं थे। 4 बंदे होमवर्क करके नहीं लाए, चारों को सर्किल में खड़ा करके थप्पड़ लगवाते थे, तो उसको मार, तो उसको मार, नहीं होता ऐसे करके भाई साहब। अब इसमें बराबर की बात तो होगी नहीं, क्योंकि अगर ऐसे सर्किल चलेगा तो यही साइकिल कंप्लीट होगा ना, तो फिर 10 के बाद इधर चलाते थे, क्योंकि बदला भी तो लेना है भाई। तुमने उसके मार दिया, उसने उसको मारा, तो तुमने जिसको मारा उसने तुम्हें तो नहीं मारा, बदला कैसे होगा भाई साहब? तो फिर 10 सर्किल के बाद वापस घूमता था साइकिल, फिर भाई साहब समझ रहे हैं? इसीलिए बहुत क्लियर रूल हो गया था हम लोगों का, धीरे ही मारना है। अगर भाई साहब उम्र नहीं करके आए तो धीरे मारोगे, तो धीरे में फिर वापसी भी धीरे ही लगेगी, क्योंकि इधर तुमने तेज मार दिया, उसको गुस्सा दोबारा बदला लेगा, वो तुमसे ज्यादा तेज है, क्योंकि दोबारा फिर तो होगा नहीं साइकिल, तो जिसका होगा तो वो बहुत खतरनाक बदला लेता था। समझ रहे भाई?
तो स्कूल में हमारे यहाँ था, ये आजकल तो सब कहाँ, आजकल सीबीएसई बोर्ड में सब मार पिटाई होती है आप लोग कहाँ हो? सीबीएसई बोर्ड में कम मैंने सुना, लेकिन टेरेसा में अच्छे के जी में हैं। देखो साहब, ये रूल है आजकल, सोचो फिर हैं। ये पॉक्स यार, सोचो भाई साहब, हद हो गई यार। ये टीचर आदमी है भाई, बताइए। ये फर्क पड़ता था चीज़ों को लेके, लेकिन इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है कि मिलावट करते थे मार पिटाई में। लड़का हो चाहे लड़की, कोई लैंगिक भेदभाव नहीं। आपको लगता है जेंडर इन डिस्क्रिमिनेशन को, अगर गलती की है भाई साहब, और हमारे यहाँ सब मेल टीचर होते थे, नहीं लड़कियों का ऐसा नहीं कि फीमेल टीचर नहीं हो, कुछ नहीं भाई साहब। और बिल्कुल सामयिक तो सर थे, इतने प्यारे आदमी थे, वो खुद ही घर से डंडा लेके आते थे। उनको पता है ये छोटा वाला देंगे ना ये कि टूट जाएगा, पता नहीं क्या उसमें लगा होगा कि लाते थे, वो टूटता नहीं था, वो ऐसे ऐसे फ्लैक्चुएट होता था, नहीं होता मूवेबल, और सट एक पड़ता था भाई साहब। तो उनकी क्लास में जनरली चांसेस थे कि होमवर्क शायद मैंने नहीं नोटिस किया कि किसी ने नहीं किया हो, हमेशा रहता था डर। तो वो डर का ना मैं जनरली बताऊँ बहुत फायदा मिलता है आजकल ना, इसीलिए मैंने देखा है बच्चे बेलगाम हो रखे हैं। सेकंड थर्ड क्लास वाले बच्चे आजकल बेलगाम, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं, मैं नोटिस इस चीज़ को देखा हूँ चीज़ों को लेकर के, इवन अब तो रोज ही नोटिस होता है। क्या बताऊँ कहानी, बस ये समझ जाओ, सेकंड थर्ड में आते ही पेरेंट्स हाथ जोड़ लेते हैं अपने बच्चों से, भैया सेकंड थर्ड में सोचिए अभी ग्रेजुएशन तक भगवान ही मालिक होगा उनका क्या होगा, क्योंकि शुरुआत से पेरेंट्स ने भी मानना छोड़ दिया। नहीं देखा पेरेंट्स ने आपका, अरे मेरा बेटा जमीन पे गिर गया तो मम्मी जाके दौड़ के उठा रही है, हमारी मम्मी कहे उठिया बहुत मारूंगी, उठिया, खुद ही उठना पड़ता था, खुद ही झाड़ना पड़ता था। देखिए ये कितना प्रैक्टिकल, आप सेल्फ डिपेंड कर रहे हो बच्चे को। और यहाँ 4 लोग दौड़ने आते, दादा दादी ने, अरे गिर गया, अरे गिर, उठ जाए यार, हाथ पैर टूटेगा, प्लास्टर होगा, यही होगा ज्यादा, उठ के जब सीख जाएगा उसी दिन से काम खत्म है। बस बच्चा इतना, मैंने उस दिन बताया बॉल वाला क्रिकेट में, तुम लोग बता रहे थे ना, ये पार्क में खेल रहा था, वो झाड़ी में बॉल चली गई, इतने मतलब सोफिस्टिकेटेड हो रखे हैं लड़के, वो बॉल नहीं निकाल रहा झाड़ी से, कांटा लग जाएगा। वो ग्रेजुएशन का लड़का, आप समझ रहे हैं, अरे सर मैं क्या, मेरे लग जाएगा। अब तू यार भाई, हम लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से बॉल ले आते थे, पता है सीवर, अरे नाली सीवर कहीं बड़ा घोंघाल कर धुल लेते थे, हो गया काम, चल भाई शुरू कर, याद है भीग जाती थी, फिर साफ कर लेते, शुरू क्रिकेट मैच। तो फायदा तो मिलता है यार इस चीज का। कुछ लोग इसी को थोड़ा कहते हैं कि नहीं भाई, तो कहते हैं ना बच्चों के साथ दोस्ती रखो, मेरा मानना है दोस्त हैं उसके, बच्चों के साथ माँ बाप आप हो तो माँ बाप बन के रहो, क्योंकि दोस्तों की कमी नहीं है। समस्या के बच्चों का, अगर माँ बाप दोस्त बन गए तो दोस्त तो ऑलरेडी हैं, माँ बाप दोस्त बन गए तो माँ बाप कौन रहा? प्रैक्टिकल बात समझ रहे हो? तो फिर जो सिखाना वो सिखाएगा कौन? इसीलिए हमेशा 6 साल से 12 साल की एज बहुत सही एज होती है कूटने वाली, जितना मन करे उतना मारो, 6 साल से 12 साल तक, ये रूल है। अरे ग्रंथों में लिखा है, मेरी बात अर्थशास्त्र में लिखा है, ये बात है जो मैं बता रहा हूं। 1 से 6 साल तक लाड़ की उम्र होती है, बहुत अच्छी बात दे रहा हूं आपको, और 6 से 12 साल कूटने वाली बात है। और जब आपके, कैसे मान के चलिए कि आपकी शर्ट आपके बच्चे के आने लगे, वो हाई स्कूल के बाद लगभग सिमिलर हो जाता है बॉडी शर्ट, फिर उसके थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, फिर हाथ मत छोड़िए, फिर गड़बड़ है। लेकिन हाथ छोड़ने का पूरी कसर 6 साल दे रहा हूं ना मैं आपको, तो 6 से 12 गिरा गिरा के मारिए उसको, सीधी बात है। और जितना हो सके उतना काम करवाइए बच्चे से। हाँ भाई, पीरियड शर्ट पिताजी की छुएगा ही नहीं वो, सीधी बात है। अभी भी हम लोगों के पापा का फोन आता है, मेरे स्पेशली फोन आता है, तो अभी भी वो जो कहते लोग कहते हैं आप सर पापा का फोन, आप तो ये हैं वो है फला ढिमका, हम क्या बात यहाँ डर की नहीं यार, रिस्पेक्ट की बात हो जाती है। हम चाहे जो हो जाए वो मैटर नहीं करता, पिताजी के फोन अभी भी डर लगता है। अभी भी कुछ भी आप बिलीव मानिए, अगर कुछ भी, मैं जैसे मान लीजिए रोड पे खड़ा होकर कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, और किसी ने मेरे को देख लिया और पिताजी के दोस्त हैं, तो भाई साहब मेरे को डर लगेगा, ये जाके बोल देंगे, क्योंकि मैं पिताजी को थोड़ा पसंद नहीं रोड का खाना वाना, नहीं मैं आपको नहीं गोलगप्पे बनाता हूँ, तो वो वहीं से पीछे से आया मेरा, तो अगर उन्होंने जाके बता दिया, तो अगर पिताजी का उसके आधे घंटे बाद फोन आ गया मेरे पास शाम तक, या मान लीजिए, तो मेरे को पता क्यों फोन आया है, तो वहां से डांट पड़ेगी, जबकि मैं अभी कैपेबल हो चुका हूं, मैं डिसीजन अपने ले सकता हूं ना, लेकिन नहीं। फर्क समझ में आ रहा है भाई साहब? तो ये रिस्पेक्ट होती है, कुछ लोग इसको डर का नाम देते हैं, डर नहीं है, डर डर किस चीज से, बाप से डरता थोड़ी आदमी, और लॉजिक क्या है, रिस्पेक्ट होती है कि यार पता चल जाएगा तो, और ये रिस्पेक्ट अगर आपने मेंटेन कर ली तो लाइफ में बहुत कुछ कर ले जाओगे। लेकिन आजकल के मैंने देखा है कि जो नहीं बाप बेटे का जो गैप है ना, दायरा, वो दायरा खत्म हो चुका है। बाप का जो रेंज है उसमें बेटा पहुंच जा रहा है, और बेटे की रेंज में पिताजी आ जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है, क्योंकि मैंने बोला जब लिमिट क्रॉस हो गई तो फिर बात खत्म हो गई। एक साथ बैठ करके नहीं देखा है मैंने, आजकल लोग ओपन हो रहे हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं। बहुत फेमस क्वेश्चन है सीसैट का, एथिक्स का, पेपर 4 का केस स्टडी में आया था, मैं उस दिन भी, आप लोग तो शायद नए हो,
अच्छा आप लोग इस बैच के ना, बहुत सारे पीछे बैच में बात हुई, तो उसमें सिंपल क्वेश्चन था कि एक बिटिया है, वो मॉडलिंग करती है, और मॉडलिंग करने के क्रम में उसके सामने इस तरीके की फोटो शूट का ऑर्डर आया जिसमें उसको बहुत कम कपड़े पहनने हैं, और उन कम कपड़ों को पहन करके उसने एल्बम बनवाई, फोटो बनवाई, वो मॉडल है, काम है उसका यही, और वो फोटो उन कम कपड़ों में ला करके अपने पेरेंट्स को दिखा रही है, और आप पेरेंट्स हैं, तो आप उन फोटोज को देखेंगे हाँ या ना? अगर हाँ तो क्यों, ना तो क्यों? ये क्वेश्चन था केस स्टडी का। बीइंग ए पेरेंट आप क्या करेंगे? क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? और वैसी फोटो है जिसको देख करके थोड़ा सा वल्गरिटी आपको हो सकता है नोटिस हो जाए। अब खुद की ही बिटिया इस तरीके के कपड़े अजीब लगेगा कि नहीं? लॉजिक है। तो क्वेश्चन पूछा था कि आप क्या करेंगे, सोचिए। ये एथिक्स का क्वेश्चन था, आई थिंक 25 नंबर की केस स्टडी थी, लिखने के लिए आई थी। आप समझ में आया? अब बताइए क्या करेंगे। तो क्वेश्चन आ रहा। दूसरा क्वेश्चन था, सोचिएगा, अभी आप वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे, टाइम लगेगा आप लोग नए लोगों, कि एक बेटा और सॉरी फादर और बिटिया, बेटा नहीं फादर और बिटिया दोनों साथ में बैठ करके लिक्वर कंजम्पशन कर रहे हैं आजकल, गिलास, चेयर्स। तो क्या ये प्रैक्टिकली लाइफ में आज के जमाने में इसको सही मानेंगे, गलत मानेंगे आप? बिटिया चेयर्स कर रही है तो दिक्कत है, बेटा कर सकता है? ऐसा तो नहीं किसी को लगता? अगर ऐसा है तो आप तो सीधे सीधे जेंडर बायस हो रहे हैं। बस सीधी बात है, लड़कियां नहीं। बहुत सारे उसमें जो आंसर मैंने पूछा, बहुत सारे बच्चों का सर हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों के साथ का मतलब माइंडसेट तुरंत तुम्हारा गड़बड़ा गया, तुम किधर चले गए मेल फीमेल में, तो फिर तो खत्म, सीधे ही तुम बाहर हो। तो सोचो मत, इमेजिन करके, यहाँ पे या तो हाँ तो फिर सबके साथ, और या तो ना तो सबके साथ। अब आपका आंसर लगभग क्या होगा, हाँ या ना में? ना नहीं भी सकते, सीधी बात है। आप में से कितने लोग अपने पापा के साथ बैठ गए? कुछ भी चीज, कोई भी ऐसा काम जो समाज ने बैन कर रखा है, वो अपने पिताजी के साथ बैठ गए। आपके हो सकता है पिताजी वो नहीं करते हो, या आपको पता ही नहीं, आपको क्या पता पॉसिबल है ना, प्रैक्टिकल बात। बट आपके सामने ही, आपके कितने लोग हिम्मत अपने पापा के सामने एक स्मोक आपने कभी नहीं किया, बस खाली ऐसा सिगरेट हाथ में लेके? अच्छा अच्छा, तो हाँ, दादा सोच है ना, कुछ लोग चेक करते हैं। ये आपको मैं एक अच्छी सलाह दे रहा हूँ, पिताजी उताजी अगर आपको कुछ गलत काम के लिए बोले तो भाई साहब ये मत सोचना कि पिताजी सुधर गए, ना ना, तुम्हारा परीक्षा चल रही है कि भाई साहब बहुत प्रेशर करेंगे तुमको, कर ले कर ले कर ले। तुम अगर कर रहे हो, जिंदगी में किए भी हो, मत करना। कुछ नोटिस हो रहा है भाई साहब, तो आज समझो, तुम्हें नहीं पता सीसीटीवी लगे हुए हैं। हाँ, तो ये एक अच्छी सलाह दे रहा हूँ मैं आपको, चाहे जो हो जाए। नहीं समझ रहे हैं? अरे बाप बेटे में कोई दिक्कत नहीं, शर्म ना 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 भैया ना। आज तो हाँ हो गई, लेकिन आज से लेके पूरा जीवन है, जिंदगी भर सुनोगे, याद रखिएगा। जेठालाल सुनाता है उसको, उसको क्या भिड़े को, वो एक दिन लेट हुआ था पूरे एपिसोड में, तारक मेहता में 4000 एपिसोड में एक बार लेट हुआ है खाली। कोई एक गणेश उसमें जाना था, तो जिंदगी भर के हर एपिसोड में दिखाते हैं जेठा उसको कमेंट मारता है, तो उस दिन लेट नहीं आया था, वो एक बार लेट आया है कुल। सोच, हाँ भिड़े, और जबकि जेठा हर मीटिंग में लेट पहुंचता है। डिफरेंस समझ में आ रहा? ये है। तो इसीलिए भैया जरा नोटिस करना।